Hi everyone, I am Chetna, your faculty of mental health nursing और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम बात करेंगे सारी ऐसी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हैं एंड ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज जो कि आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ नर्सिंग को आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो एक पर्पस है वो ये है, I make you understand all the terminologies in very easy and very simple way, जिससे कि आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग को अच्छे से समझ पाओ और मेंटल हेल्थ नर्सिंग शुड बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो दिस इज माय होल पर्पस हियर। सो विद दिस गुड पर्पस, विद दिस गुड मोटिव, लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। इस सेशन में आपको सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ विद द एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलिए, एंड दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं या फिर आपने अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, अब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनी अदर एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या फिर नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे भी आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं ए के साथ। और जो पहला टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है अफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्ट? कई बार ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और इसको इफेक्ट नहीं बोलते हैं, अफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। चलिए जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्ट। आउटवर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, बाहर से दिखने वाला। आप किसी अपने फ्रेंड को देख रहे हैं, किसी टीचर को देख रहे हैं, किसी बड़े को देख रहे हैं, किसी भी सामने वाले इंसान को देख रहे हैं, उसके चेहरे पे आपको कैसे इमोशनल एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, वो है अफेक्ट। अब पापा को आपने गुस्सा दिला दिया और आप पापा के चेहरे पे गुस्सा आपको नजर आ रहा है, दैट इज योर फादर्स अफेक्ट। कि आपके फादर का जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो भी आपको ये बता रहा है कि अभी पापा से कोई बात नहीं करनी है, जितना हो सके बच के रहो। ओके, सो दिस इज आउटवर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। नाउ शॉर्ट लिव्ड होता है, ये कुछ समय के लिए रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स का जो अफेक्ट है कई बार डिस्टर्ब्ड रहता है, इनअप्रोप्रिएट रहता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपका फ्रेंड है जो कि अभी थोड़ा सा उदास है, नाराज है किसी चीज को लेकर, तो आपने उससे कुछ अच्छी सी बात बोली तो वो हंस पड़ा, तो अफेक्ट क्या हो गया, थोड़ी देर में चेंज हो गया, इट इज शॉर्ट लिव्ड। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का उल्टा है सब्जेक्टिव, जिसको कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो हमारा जो अफेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। जैसे इस वीडियो में आप मेरा फेस देख सकते हो, मेरे इमोशनल एक्सप्रेशन देख सकते हो। मान लीजिए आई एम स्माइलिंग, ओके, आई एम स्माइलिंग, तो दिस इज माई अफेक्ट। ये मेरा आउटवर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन है, चाहे मैं अंदर से कैसा भी फील कर रही हूं, पर मेरा जो अफेक्ट है वो आपको बता रहा है कि यस आई एम हैप्पी। ओके, नाउ अगर आप एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखते हैं योर फ्रेंड सेज दैट ही इज हैप्पी एंड ही ऑल्सो लुक्स हैप्पी। तो ये जो लुक्स हैप्पी है ना, लुक्स हैप्पी है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है उसका अफेक्ट। उसके अफेक्ट को हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जेक्टिव है, और हमें दिखा कि वो हैप्पी है। और जो उसने बताया कि मैं हैप्पी हूं, ये क्या हुआ, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर क्योंकि हम मूड और अफेक्ट साथ में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। व्हेन योर फ्रेंड इज सेइंग दैट आई एम हैप्पी, ये उसका मूड हुआ। ओके, सो दिस वाज अबाउट अफेक्ट। नेक्स्ट कम्स अफेक्टिव फ्लैटनिंग। देखिए कितना अच्छा एक टर्म है जो आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, अफेक्टिव फ्लैटनिंग। पेशेंट का जो अफेक्ट है वो फ्लैट हो गया। फ्लैट मतलब देखिए, ना ही तो कोई अपवर्ड फ्लक्चुएशन है, ना ही कोई नीचे की तरफ फ्लक्चुएशन है, बस अफेक्ट कैसा है, फ्लैट है। मूड, ये जो अफेक्ट है, ये जो आउटवर्ड एक्सप्रेशंस हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए पर्सन आपको हैप्पी नजर आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं से मेरा मतलब है सैड नजर आ रहा है। पर अगर मैं कहूं कि सीधी एक लाइन है, दैट मीन्स नो इमोशनल एक्सप्रेशन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग। नो चेंज इन इमोशनल स्टेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। आपके दोस्त के सामने आपने एक बहुत अच्छा सा जोक मारा है उसको हंसाने के लिए, पर उसकी इमोशनल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, आपका दोस्त नहीं हंस रहा है।
कोई भी इमोशंस को चेंज नहीं कर रहा है, अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन बदल गई लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं बदले। अफेक्ट डज नॉट चेंज एंड द पेशेंट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इमोशंस, ये मतलब हुआ अफेक्टिव फ्लैटनिंग का। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या लिखा है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, does not experience any change in affect with change in situation। अगर आपने अभी तक मेंटली इल पेशेंट्स के साथ काम किया है, उनको ऑब्जर्व किया है, आपको मौका मिला है उनको देखने का, उनसे बात करने का, तो आप समझेंगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, या किस तरीके के जो पेशेंट्स हैं मेंटली इल जो हैं, स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, क्या चीजें आप उनमें ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि उनका अफेक्ट कैसा होता है, फ्लैट होता है। यूजुअली दे डू नॉट चेंज देयर इमोशनल एक्सप्रेशन, कुछ अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है अप्रोप्रिएट अफेक्ट। नाउ एक और टर्म आ गया जिसको हमें पढ़ना है, अप्रोप्रिएट, विच मीन्स कि सही है, सिंक में है, और जैसा होना चाहिए वैसा है। अप्रोप्रिएट का मतलब तो ये हुआ ना कि जैसा होना चाहिए वैसा है। अब अप्रोप्रिएट अफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो अफेक्ट है वो सिंक में है सिचुएशन के साथ मिलता जुलता है, या जैसी सिचुएशन है उसमें कैसा इमोशंस एक्सप्रेशन होना चाहिए वैसा है। तब हम बोलते हैं कि जो अफेक्ट है वो अप्रोप्रिएट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू मीट अ फ्रेंड हु सफर्ड अ सीरियस एक्सीडेंट। आपका कोई दोस्त था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, सीरियस एक्सीडेंट, किसी तरीके से वो बचा है, और आप उससे मिलने जा रहे हो। और आप कैसे दिख रहे हो उससे मिलके, उससे बात करते हुए? यू लुक कंसर्न्ड, आप कंसर्न शो कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये आपका अप्रोप्रिएट अफेक्ट हुआ। ओके, ये क्या हुआ, अप्रोप्रिएट अफेक्ट हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो कैसा हुआ, आपसे एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था कि आप ऐसे इमोशन शो करोगे। मान लीजिए ऑन दी अदर हैंड एक पर्सन है जो ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहा है, लाफिंग, अगर हंस रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये तो अप्रोप्रिएट अफेक्ट नहीं है ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं है ना, तो उस कंडीशन में हम इसको इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट कहेंगे। ओके, देखिए अगला टर्म आया हमारे पास, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया। डिस्टर्ब्ड अफेक्ट, या फिर नॉट इन सिंक विद द सिचुएशन, सिचुएशन के साथ मिलता जुलता नहीं है, सिचुएशन के जैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, यू आर अटेंडिंग अ फ्यूनरल एंड यू आर गिगलिंग। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो किसी का फ्यूनरल अटेंड कर रहा है, और उस कंडीशन में वो हंस रहा है या गिगल कर रहा है, तो दैट इज इनअप्रोप्रिएट, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। और हमें याद क्या रखना है जब हम अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट की बात कर रहे हैं? एक चीज हमें याद रखनी है। देखिए जब भी आप इस वीडियो को देखें, हमेशा अपने साथ एक नोटबुक और पेन जरूर रखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हमें साथ साथ नोट डाउन कर लेना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात बता रहे हैं जो भी बोल रहा है सामने वीडियो में, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा देखूंगा, उस समय नोट डाउन कर लूंगा। वो दोबारा समय आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से आता है। तो साथ में बैठा करो नोटबुक और पेन लेके। आपको याद रखना है अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट जब हम बात करते हैं सिचुएशन के रिलेशनशिप में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एलॉजिया। एलॉजिया मतलब पेशेंट का जो स्पीच आउटपुट है वो कम हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, ओके, तो इसको हम एलॉजिया नहीं बोलेंगे, एलॉजिया बोलेंगे जब स्पीच का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पेशेंट बोलना कम कर देगा। जैसे कि डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, जो पेशेंट डिप्रेशन के शिकार होते हैं या डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, वो कम बोलते हैं, वो हाँ या ना में आपको जवाब देंगे, और उनका जो जो सेंटेंसेस हैं उसमें जवाब नहीं देंगे, मतलब उनका जो स्पीच आउटपुट है, जो बोलना है, वो कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको, जो मेनिक स्टेज में होते हैं या मेनिया के पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एक्सेसिव टॉकेटिवनेस हो जाती है, उनका जो स्पीच है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं।
ओके, आई होप इट इज क्लियर. एलॉजिया इज स्पीच आउटपुट डिक्रीज हो गया है. एंड एलॉजिया में आपको एक चीज और बताऊंगी, दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. ओके, नाउ आप सोच रहे होंगे ये नेगेटिव सिम्टम उठ के कहां से आ गया है. कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एलॉजिया एक नेगेटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का. अब ये क्या है इसके बारे में आगे बात करते हैं. चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वोल्यूशन का मतलब क्या होता है. देखिए, वोल्यूशन का मतलब है आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी इच्छा होती है आपके काम करने की, वो वोल्यूशन है. ओके, आप एक जगह बैठे हैं, आपके मन में अचानक से आया कि अरे मैं इतना समय क्यों वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे फटाफट उठा के वीडियो वॉच करना चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए. ये जो अंदर से एक ड्राइव आई, ये जो एक विल आई, ये है वोलेशन. आप बैठे हैं, आपका अचानक से मन किया अरे चलो कोई मूवी देखते हैं, तो आप खड़े हुए, आपने मूवी का इंतजाम किया, ठीक है, अपना जो भी आपने सेटअप लगाया. ये क्या है, विल है, ड्राइव है. आपको भूख लगती है, आपको भूख लगती है, आप देखते हो अरे भाई कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई यहाँ पे तो कोई मुझे खाना बना के देने वाला नहीं है, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा. दैट इज योर ड्राइव. आप उठते हो और काम करते हो अपने लिए. दैट इज ड्राइव. अब आते हैं एवोल्यूशन पे. ये वोल्यूशन गायब हो गया, वोल्यूशन ही नहीं रहा, तो क्या हो गया, लॉस ऑफ विल या लॉस ऑफ ड्राइव हो गया. उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन. इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ विल और ड्राइव टू इंडल्ज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज. जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको भूख लगी है, खाना खाना है, खाना बनाना पड़ेगा, ये एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी हुई. गोल क्या है भैया, भूख लगी है, पेट भरना है अभी. ओके, दैट इज योर गोल. गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, उठ के खाना पकाना पड़ेगा, दैट इज योर गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी. अब एवोल्यूशन मतलब जब आपके अंदर से ये विल खत्म हो जाए, ये ड्राइव खत्म हो जाए कुछ भी उठ के काम करने की. किस में होता है, डिप्रेसिव पेशेंट्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है. डिप्रेसिव एंड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में. एक पेशेंट जो कि डिप्रेशन का शिकार है, वो अपने बेड से नहीं उठ पाता है, क्योंकि क्या कहता है वो, आप देखेंगे, देखिए बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं. अगर आपको मौका मिला है, कभी मिले उनसे बात करने का, तो आप जानेंगे. जैसे कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो डिप्रेसिव पेशेंट्स से आप बात करोगे तो दे विल नॉट, दे डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. उनका कुछ करने का मन नहीं करता है. वो कैसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, या मेरा उठ के नहाने धोने का मन नहीं करता, या मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता. सो दिस मन नहीं करता इज लॉस ऑफ विल और ड्राइव. ओके, तो अ डिप्रेसिव पेशेंट does not feel like getting up from the bed and take bath. ये हुआ एवोल्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एलेक्सीथाइमिया. एलेक्सीथाइमिया, देखिए एलेक्सीथाइमिया का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो है वो इमोशंस को समझ नहीं पाता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, शब्द नहीं मिल पाते उसको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कि भाई मुझे बुरा लग रहा है, पर क्यों लग रहा है, कैसा लग रहा है, मुझे, मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, या मैं सैड हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. ये कुछ शब्द हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. पर एलेक्सीथाइमिया में पेशेंट ना ही तो इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है, ना ही दूसरों के इमोशंस को समझ पाता है. सो एग्जाम्पल देखें तो अ पर्सन माइट फील ऑफ. एक पर्सन को ये लग सकता है कि अरे मेरा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. एंड डिसइंटरेस्टेड, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है, बट अनेबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फीलिंग. एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, दोस्त हैं कुछ, एक ग्रुप है दोस्तों का, जिसमें कि एक बच्चा है जिसका मन नहीं लग रहा, मतलब वो बड़ा कनेक्टेड सा फील नहीं कर रहा कॉन्वर्सेशन में, उसको लग रहा है कि चलो वापस घर चलता हूँ या इस ग्रुप से निकलता हूँ. तो फीलिंग ऑफ एंड डिसइंटरेस्टेड, पर एग्जैक्ट फीलिंग नहीं बता पा रहा है कि उसे हुआ क्या है, क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो डिसइंटरेस्टेड है. दिस इज एलेक्सीथाइमिया. जब भी बच्चों आप लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करते हो ना, तो मुझे पता है दिस इज, मेनी मेनी ऑफ यू, आप डरते हो टर्मिनोलॉजी से, आप डरते हो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, क्योंकि आपको इस तरह के टर्म्स नहीं समझ में आते हैं. नहीं समझ में आते हैं, अब बेसिक समझ में नहीं आया तो आगे कैसे बढ़ोगे ना. तो बच्चे, पहली चीज, फर्स्ट थिंग विच व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अभी किसी भी स्टेज पे हो ना,
आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आधा सिलेबस कर चुके हो पर स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग अभी शुरू कर रहे हो पढ़ना, मेरी एक सलाह है आपको कि आप टर्मिनोलॉजीज पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टर्मिनोलॉजीज पहले पढ़ेंगे। और पहले पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ ली, चेतना मैम का ये वीडियो देख लिया और बस बात खत्म। नो, यू हैव टू रिपीट दिस, यू हैव टू डू दिस ऑन रिपीट मोड, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएंगे। इन्हें पढ़िए, रिपीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? वार्ड में जाएंगे जब पेशेंट से मिलेंगे। ये मैं बात कर रही हूँ बीएससी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और जो बच्चे नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है आपके साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ, तो आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या टर्म है हमारे पास। एक और अच्छा सा टर्म है, दैट इज एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब क्या है? देखिए, जो बीएससी के यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने कॉलेज एग्जाम की तैयारी करनी है, कॉलेज का एग्जाम देना है, हो सकता है कि आपसे टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाए, कुछ 2 मार्क्स में आपसे कोई टर्म पूछ लिया जाए डिस्क्राइब करने के लिए, या आपसे कोई डिजीज कंडीशन पूछ ली जाए, तो आप टर्म को डिस्क्राइब करोगे, जरूर करोगे, पर एक चीज नहीं भूलनी है। क्या नहीं भूलनी है? एग्जाम्पल जरूर से देना है। जब भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप कोई टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। ओके, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसका एक तरीका होता है। आपका पेपर, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, पर आपका जो ओवरऑल पेपर है ना, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप अलग से पॉइंट बना के एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो वो अलग से नजर में आता है कि हाँ, इस बच्चे को नॉलेज है, नॉलेज है तभी ये एग्जाम्पल कोट कर पा रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एनहेडोनिया क्या है। इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन यूजुअली प्लेजरेबल एक्टिविटीज। डिप्रेसिव पेशेंट्स को कभी आपने ये बोलते हुए सुना है कि भाई मेरा मन नहीं करता है, अब जो है मतलब मुझे मजा नहीं आता लूडो खेल के? ये एक पेशेंट ऐसा है जिसको लूडो खेलने में बड़ा मजा आता था। अपने फ्री टाइम में जब भी इसको मौका मिलता था तो लूडो खेलने बैठ जाता था, क्योंकि इसको बड़ा मजा आता था, बहुत एंजॉय करता था। पर अब क्या कह रहा है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है, लूडो खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मैं पहले वॉक पे जाता था, मुझे बड़ा मजा आता था, पर अब मुझे वॉक पे भी जाने का मन नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट इज दिस? इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर in usually pleasurable activities. A depressive patient does not feel joy or pleasure while doing painting, which he used to enjoy once. उसकी फेवरेट हॉबी हुआ करती थी पेंटिंग, पर अब उसे पेंटिंग करके मजा नहीं आता। दिस इज एनहेडोनिया। फाइन, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, एब्रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एब्रिएक्शन? एब्रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू थेरेपिस्ट रिप्रेस्ड मटेरियल को वापस से कॉन्शियसनेस में लेकर आता है और रीलिव किया जाता है उसको विद द एक्सप्रेशन ऑफ एसोसिएटेड इमोशंस। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस फीलिंग्स ऑफ एंगर, शेम एंड फियर while reliving the memories of abuse as a child। देखिए, एवरी एक्शन आपको समझना होगा। कुछ ऐसे हमारे लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो बहुत हमारे लिए अच्छे नहीं है, जिनको याद करके हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो रिप्रेशन के थ्रू, रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमारी ऐसी यादों को जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उनको अनकॉन्शियस माइंड में पुश बैक कर देता है, दबा देता है कि बार बार वो हमें याद ना आए। ओके, ये हो गया रिप्रेस्ड मटेरियल। अब दबा तो दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ है, वो दब गया है, पर स्टिल इट इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम। जैसा होता है ना, आप मिट्टी में एक बीज दबा देते हैं, आपने एक मिट्टी में एक बीज दबा दिया, उस बीज, वो दबा हुआ है वहां पे, कहीं गया नहीं है वहां से, पर ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट स्टिल दैट सीड इज स्टिल देयर इन द सॉइल। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, पानी मिलेगा, खाद मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। वो दबा हुआ था वहां पे पर ग्रो नहीं कर रहा था, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिली, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। यही बात आ जाती है रिप्रेस्ड मटेरियल के साथ। रिप्रेस्ड मटेरियल उन पेनफुल मेमोरीज को, उन अच्छी मेमोरीज जो कि बुरी थी, मतलब अच्छी नहीं थी, बुरी मेमोरीज थी, उनको दबा तो दिया गया है पर वो वहीं पे हैं।
जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मतलब मान लीजिए कोई लाइफ में कुछ ऐसा लॉस हो गया, या मेंटली पेशेंट बिल्कुल वीक हो गया, या कुछ कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया जिसने उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है, क्या होगा? अब वो जो रिप्रेस्ड मटेरियल है वो ग्रो करेगा और पेशेंट को साइकोलॉजिकल या मेंटल इलनेस कॉज करेगा। तो एवरी एक्शन में क्या होता है, रिप्रेस्ड मटेरियल को थेरेपिस्ट क्या करता है, कोशिश करता है कॉन्शियसनेस में वापस लेकर आने की, पेशेंट को याद दिलाने की। अब पेशेंट को याद आता है तो पेशेंट उस मेमोरी को रीलिव करता है। रीलिव करने का मतलब क्या हो गया, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इमोशंस हैं उस मेमोरी से रिलेटेड, वो भी आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि बच्चा था, बच्चे चाइल्डहुड अब्यूज की जितनी भी मेमोरीज उसको वापस आ रही हैं, तो उसके अंदर उससे एसोसिएटेड जो इमोशंस हैं वो भी वापस आ रहे हैं। उसको गुस्सा आ रहा है, उसको शेम लग रही है, उसको फियर आ रहा है, क्योंकि चाइल्डहुड अब्यूज, जब वो बच्चा था, अब्यूज के टाइम पे ये सारी फीलिंग्स उसको, ये सारे इमोशंस वो एक्सपीरियंस करता था। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अब रिएक्शन। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि ये जो रिप्रेस्ड मटेरियल है ना, ये जो दबा दिया गया था, इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालेंगे तभी इसका सोल्यूशन हो पाएगा, तभी इसको हम कॉन्फ्लिक्ट को या इस पेनफुल मेमोरीज को सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से हेल्दी रेजोल्यूशन कर पाएंगे। हेल्दी रेजोल्यूशन करेंगे तो इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम फर्दर। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरी एक्शन। एम्बीवैलेंस स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का एक सिम्टम है, एम्बीवैलेंस। नाउ व्हाट डज दिस मीन? unable to decide, not able to make opposing decisions. Schizophrenic patient है, unable to decide whether to shake hands with the nurse or not. एम्बीवैलेंस का मतलब है कि पेशेंट डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है और मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ करते करते मैं स्टक हो गई। क्यों स्टक हो गई? क्योंकि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ इस पॉइंट पे कि मुझे आगे लाइन ड्रॉ करनी है या नहीं करनी है। ओके, दो डिसीजंस के बीच में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम लुकिंग स्टक, मतलब मैं स्टक दिख रही हूँ कि मैं अटक गई हूँ एक जगह। ना ही तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना ही पीछे बढ़ पा रही हूँ। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, अपना हाथ आगे बढ़ा नहीं पा रहा है, ना ही पीछे हटा पा रहा है, वो स्टक है, हो गया है, वहीं पे कंफ्यूज्ड नजर आ रहा है। दैट इज एम्बिवैलेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एपैथी। एपैथी क्या है? लैक ऑफ कंसर्न। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्टूडेंट लैक्स कंसर्न फॉर हिज फेलियर इन एग्जाम। एग्जाम हुआ है, एग्जाम में फेल हो गया है, और स्टिल कोई कंसर्न नहीं है, कोई, एक तरह से कहेंगे आपको कि उसको परवाह नहीं है बिल्कुल भी कि वो फेल हो गया है। सो दैट इज एपैथी, लैक ऑफ कंसर्न किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए कोई पेशेंट की बात करें तो उसका जो स्पाउस है उससे वो बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं है। ओके, सो लैक ऑफ कंसर्न। एसोसिएटिव लूजनेस। नाउ दिस इज समथिंग कि थॉट, हमारा जो थॉट्स होते हैं उनके बीच में कनेक्शन नहीं रहता है। मान लीजिए ये ब्लॉक्स हैं, दीज आर सम ब्लॉक्स, दीज आर सम ब्लॉक्स, डिफरेंट शेप के ब्लॉक्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। मान लीजिए ये आपका थॉट है, मान लीजिए ये आपका थॉट है जो कि वेल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और जब आप बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, दूसरों को समझ में आ रहा है। ये हुआ नॉर्मल थॉट। पर अगर यहीं पे इसके बीच में जो कनेक्शन है वो लूज हो जाए, और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे पीछे, जो कंपोनेंट्स हैं वो आगे पीछे आ जाएं, तो ये हुआ एसोसिएटिव लूजनेस। आपने बचपन में जब इंग्लिश पढ़ते थे, जम्बल्ड वर्ड्स, आई मीन अभी भी पढ़ते होंगे, जम्बल्ड वर्ड्स होते थे, जो कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आगे पीछे उठा के उसके कंपोनेंट्स को रख देते थे। दैट इज द एसोसिएटिव लूजनेस, लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल थॉट। एक सिंगल थॉट के कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो बोल भी वैसे रहे हैं, बोल वैसे रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, माई कैट इज वाइट। दो कंपोनेंट्स हैं एक थॉट के, पर कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। इस पूरे का आप कुछ, इन दोनों के बीच में आप कुछ कनेक्शन नहीं निकाल पा रहे हो। आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, एक अलग कंपोनेंट है जो आपको समझ में आ गया। माई कैट इज वाइट, एक समझ में आ गया, पर क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं है। दैट इज एसोसिएटिव लूजनेस। ऑटिस्टिक थिंकिंग, अगेन वन ऑफ द सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। क्या है? प्री ऑक्यूपाइड विद ओन थॉट्स एंड अपीयर्स अनइंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल इवेंट्स।
पहली चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, दिस इज सेपरेट फ्रॉम चाइल्डहुड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जैसा ये नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। होता क्या है, पेशेंट यहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड विद ओन थॉट्स है, आप पेशेंट से बात कर रहे हो पर पेशेंट डिसइंटरेस्टेड है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग में और बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, लुक्स प्री ऑक्यूपाइड, नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द नर्स इवन आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स। आप पेशेंट के पास गए, आपने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, या मान लीजिए आपने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपने 2-3 बार पूछा पर पेशेंट आपकी तरफ ना ही तो देख रहा है, ही इज प्रीऑक्यूपाइड, उसके दिमाग में और कुछ चल रहा है, आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका। ओके, सो दैट इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे। Okay, that is C. It starts with C and it is cognition. Now, what is cognition? Cognition क्या हो गया? देखिए, cognition की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज हमारे दिमाग में आती है, हम cognitive जो functions है उसको thought से भी जोड़ते हैं। क्या है देख लेते हैं। Mental process of acquiring knowledge which includes thoughts but also experiences and sensations. हमारा जो cognition है या हमारा जो higher mental process है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जब भी आप कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में बात करें तो याद रखें कि हम थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम सेंसेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे पास क्या टर्म है, सर्कमस्टेंशियलिटी। नाउ व्हाट इज सर्कमस्टेंशियलिटी? थॉट्स से रिलेटेड है। क्या है? थॉट्स हैं जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं एंड अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं बिफोर रीचिंग टू द आंसर। आपने पेशेंट से सवाल पूछ लिया कि क्या आपको पता है कि आज क्या डेट है? ओके, पेशेंट ने क्या जवाब दिया? आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम टू द हॉस्पिटल, I don't like to be here. Today is Monday. This is a hospital. I did not eat anything today as I don't feel like. ओके, अब आपने देखा कि पेशेंट अननेसेसरी बातें कर रहा है, तो आपने फिर से पूछा कि मैंने आपसे पूछा है कि आज डेट क्या है। तो मल्टीपल टाइम्स आप पेशेंट को रिमाइंड करवाते हो, क्वेश्चन बोलते हो, तब कहीं जाके पेशेंट आपके सवाल का जवाब देता है। दिस इज सर्कमस्टेंशियलिटी। क्या लिखना है आपको? After giving unnecessary details, patient gives unnecessary details before reaching to the answer. This is circumstantiality. Now, circumstantiality मैं जब भी एक्सप्लेन करती हूँ एक डायग्राम जरूर बनाती हूँ, एक छोटा सा डायग्राम। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका आंसर रहा। आपने क्वेश्चन पूछा, पेशेंट ने बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, एंड फाइनली द पेशेंट reaches to the answer. This is circumstantiality. Okay. क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन क्या मतलब है? क्लैंग एसोसिएशन का देखिए, सिमिलर साउंड के वर्ड्स होते हैं, मीनिंगफुल कनेक्शन कोई नहीं होता इनके बीच में। पेशेंट जब बात करता है तो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है, इस तरह के वर्ड्स का यूज करता है। अब इस तरह के वर्ड्स में अगर पेशेंट बोलेगा तो कोई मीनिंग निकल के नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हैं, पर कैसे जुड़े हैं? सिमिलर साउंड वर्ड्स के साथ जुड़े हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में ये देखने को मिलता है। ओके, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में देखने को मिलता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब पेशेंट के आइडियाज एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जल्दी जल्दी फ्लाई कर रहे हैं, और ये जो फ्लाई कर रहे हैं इनके बीच में पेशेंट क्या यूज करता है? क्लैंग एसोसिएशन यूज करता है। क्लैंग एसोसिएशन क्या हुआ? सिमिलर साउंड वर्ड्स, हे, मे, पे, दे, से। ओके, ओके, प्ले, से, मे, लाइक दीज। फाइन। कॉन्ग्रुएंसी, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? अफेक्ट इज रिलेटेड और इन सिंक विद द थॉट एंड स्पीच। हमने बात करी थी अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट के बारे में, उसी तरीके से हमें समझना होगा कॉन्ग्रुएंसी क्या है। यहां पे भी हम अफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पेशेंट का अफेक्ट उसके बोले हुए स्पीच, वो क्या किस टॉपिक पे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसके थॉट्स हैं, अगर उसके साथ रिलेशन में है, उससे मिलता जुलता है, तो आप बोलेंगे कि उसका अफेक्ट कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड लुक्स सैड व्हाइल टॉकिंग अबाउट हिज लॉस्ट मनी। आपके दोस्त का कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है, पैसे कुछ खो गए हैं,
और इसके बारे में जब वो आपको बता रहा है, पेशेंट कैसा दिख रहा है, लुक्स सैड। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेड हो गया ना, ये कैसा हो गया, ये एक्सपेक्टेड हो गया। अगर वो किसी लॉस के बारे में बात कर रहा है तो वो आपको डिसअपॉइंटेड नजर आएगा, सैड नजर आएगा, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट। कंपल्शन, नाउ व्हाट इज कंपल्शन? कंपल्शन आपको देखने को मिलता है ओसीडी में, जिसमें आपको ऑब्सेशन देखने को मिलता है, आपको कंपल्शन देखने को मिलता है। चलिए कंपल्शन के बारे में बात करते हैं। रिपीटेड एक्ट्स, मजबूरी, कंपल्शन, आपकी मजबूरी हो जाती है कुछ ऐसे मेंटल एक्ट्स या रिपीटेड एक्ट्स को करने की। क्यों मजबूरी हो जाती है? क्योंकि आपके दिमाग में रिपीटेड थॉट्स आ रहे होते हैं, ऑब्सेशंस होते हैं, किसी चीज को लेके आप ऑब्सेस्ड हो। मान लीजिए आपने मार्केट में कोई एक ऐसी चीज देखी है या कोई गैजेट देखा है, मान लीजिए, जो आपको चाहिए, उससे आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो, बार बार उसी के बारे में सोचते हो, हर समय उसी के बारे में सोचते हो, कोशिश करते हो कि किसी तरह आप उससे अपने आप का अपना ध्यान हटाओ, बट स्टिल आप वो थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं, वो हुआ ऑब्सेशन। अब ये ऑब्सेशन पेशेंट को अगर हो जाता है तो वो क्या करता है, कंपल्शन करता है, कुछ ऐसे एक्ट्स करता है जो ये वो पेशेंट ये सोचता है कि ऑब्सेशन से मुझे छुटकारा दिला देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। Now, these acts are performed in order to reduce the anxiety which arises because of obsessions. For example, a patient is repeatedly washing his hands after his obsession of contamination. Patient क्या कह रहा है? Patient obsessed है dirt से, कि उसके हाथ गंदे हैं। ये thought बार बार आ रहा है, इतनी बार बार आ रहा है कि patient को उठ के compulsion करना पड़ा, act करना पड़ा। Fine? Next comes delusion. Now, what is delusion? Delusion, false, fixed, unshakable beliefs that cannot be explained by person's social or cultural background. Delusions क्या होते हैं? ये सबसे पहली चीज तो किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं, किसके अंदर आते हैं? थॉट कंटेंट के अंदर, या फिर कंटेंट ऑफ थॉट आप कह सकते हो उसको, कंटेंट ऑफ थॉट। ओके, इसके अंदर आते हैं डिल्यूजन्स। होते क्या हैं, देखिए कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव्स, पर वो साथ साथ में फिक्स्ड भी हैं और अनशेकेबल भी हैं। ओके, और कैसे हैं कि पेशेंट का जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है उससे भी रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए जैसे कई जगह ये बिलीफ होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आपको जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो अशुभ हो गया। इसको आप डिल्यूजन नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये पेशेंट की सोसाइटी में सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, दूसरे लोग भी ऐसा मानते हैं, तो इसलिए आप इसको डिल्यूजन नहीं बोलोगे। डिल्यूजन आप उसको बोलोगे कि वो फॉल्स है, वो फिक्स्ड है, वो अनशेकेबल है। मतलब आप कितनी कोशिश कर लो उस बिलीफ को हटाने की, शेक करने की, बट इट इज अनशेकेबल, और कोई और ऐसा बिलीव नहीं करता है। एक पेशेंट ये कह सकता है, देखिए, पेशेंट कह सकता है सम पीपल आर ट्रेसिंग मी एंड दे वांट टू किडनैप मी। कोई है जो मुझे बार बार मेरा पीछा करता है, मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। आप बाकी लोगों से पता करेंगे तो ये फॉल्स है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स्ड है, आप पेशेंट को प्रूफ देने की कोशिश करोगे पर पेशेंट नहीं मानेगा, अनशेकेबल हुआ, और दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते। दिस इज डिल्यूजन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ओके, यस, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, जिसमें पेशेंट ये सोचता है कि दूसरे लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, पेशेंट को लगता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, नथिंग एग्जिस्ट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू be dead, everything is going to come to an end. Okay, delusion of guilt, guilt उसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो delusional level पे आ गई है। Fine. Now next comes derailment. Now what is derailment? Association between successive thoughts is disturbed. एक ट्रेन थी जो बिल्कुल अपनी पटरी पे जा रही थी, ठीक है, जाते 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 वो पटरी से उतर गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डीरेलमेंट। एक ट्रेन थी, एक रेल थी जो डीरेल हो गई। फाइन, अगर इसी को आप थॉट्स में अप्लाई करो तो सक्सेसिव थॉट्स के बीच में डिस्टर्ब हो गया कनेक्शन। आई लिव इन दिल्ली एंड माई कैट इज ऑफ वाइट कलर। ओके, दिस इज योर
connection, but it got disturbed. ये एक आपका दो थॉट्स हैं, इन दो थॉट्स के बीच में आपका जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया. ओके, सही जा रहा था, अच्छा खासा जा रहा था, आपको समझ में आ रहा था, पर आगे क्या हो गया, आगे ट्रैक चेंज हो गया. माई कैट इज ऑफ वाइट कलर. ओके, डिल्यूशनल परसेप्शन, बहुत अच्छे से नाम से आप समझ सकते हैं, परसेप्शन है, सही परसेप्शन है, पर डिल्यूशनल लेवल पे पहुंच गया है. एक नॉर्मल परसेप्शन है जो डिल्यूजन से अटैच हो गया है. एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा. स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है जो कहता है कि लुक्स एट द ट्रैफिक रेड लाइट एंड सेज दैट एलियंस आर कमिंग टू गेट मी. क्या हो रहा है, ट्रैफिक लाइट देख रहा है वो. ट्रैफिक लाइट क्या है, नॉर्मल परसेप्शन है. ओके और ट्रैफिक लाइट देखते ही पेशेंट को क्या लग रहा है, ये क्या हुआ, ये डिल्यूजन हो गया, ये डिल्यूजन हो गया. और ये क्या हो गया, ये नॉर्मल परसेप्शन हो गया. उसका परसेप्शन ठीक है, ट्रैफिक लाइट रेड है, पर डिल्यूजन उसके साथ अटैच हो गया है कि जैसे ही रेड लाइट वो देख रहा है, वो कहना शुरू कर दे रहा है कि एलियंस आ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, मुझे लेकर चले जाएंगे. ओके, सो दिस इज डिल्यूजनल परसेप्शन. स्टार्टिंग विद ई, एम्पैथी. नाउ व्हाट इज एम्पैथी? आप फर्स्ट ईयर से, जब से आपने नर्सिंग ज्वाइन करी, आप सुनते आ रहे हो कि आपको एम्पैथेटिक होना है. अ नर्स हैज टू बी एम्पैथेटिक. ओके, मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स इमोशंस और फीलिंग्स बाय पुटिंग वनसेल्फ इन पेशेंट्स कंडीशन. अपने आप को दूसरे इंसान की कंडीशन में रख के सोचना, उसके इमोशंस को फील करने की कोशिश करना, दैट हाउ दिस पर्सन मस्ट बी फीलिंग. नर्स इज लुकिंग आफ्टर अ टर्मिनली इल पेशेंट. आपके पास एक पेशेंट है जो कि टर्मिनली इल है, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी बाय अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फीलिंग. आप समझ पा रहे हो कि पेशेंट को इस समय कैसा लग रहा होगा, पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उस समय कैसा लग रहा होगा, किस तरीके से, किस इमोशन के साथ ये क्या इमोशन यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. और इतना समझ के जब आप एम्पैथी शो करते हैं तो उसी हिसाब से आप डील करते हैं पेशेंट के साथ. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी एंड अ नर्स हैज टू बी एम्पैथेटिक. ओके, इकोलेलिया. नाउ व्हाट इज इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया? देखिए, लेलिया मींस स्पीच से रिलेटेड हो गया. प्रेक्सिया, प्रेक्सिया किससे रिलेटेड हो गया, आपका मूवमेंट से रिलेटेड हो गया. ओके, इको का मतलब क्या हो गया, जब आप ऊंची आवाज में कहीं पे खाली जगह पे बोलते हो तो आपकी आवाज वापस आती है, दैट इज इको. ये मैं आपको समझा रही हूँ किस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें. इको ले लिया, कॉपीइंग अदर पर्सन स्पीच. पेशेंट क्या कर रहा है, आप पेशेंट के पास जा रहे हो, पेशेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपने पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया. पेशेंट जवाब देने के बजाय आप ही के क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है. क्या कर रहा है पेशेंट, यहाँ पे इमिटेट कर रहा है, आपको कॉपी कर रहा है, आप जो भी बोल रहे हो, आपके मूवमेंट को कॉपी कर रहा है. तो क्या हुआ, इकोप्रेक्सिया हुआ. Nurse started writing in front of the patient. Now, patient is also imitating her and also started writing. So, this is echolalia and echopraxia. F. अब हम आते हैं F पे, और सबसे पहला है फंक्शनल हेलुसिनेशंस. हेलुसिनेशन आपने सुना होगा, आई होप आपने फंक्शनल हेलुसिनेशन भी सुना है. लेट्स सी what is the meaning. Stimulus in one sensory modality gives rise to hallucinations in the same sensory modality. Patient कह रहा है, when I see white light, I see God. See, vision, visual hallucinations. तो क्या हो रहा है, विजन में ही उसको स्टिमुलस मिल रहा है, और हैलुसिनेशन भी कहाँ हो रहे हैं, विजन में हो रहे हैं, जो कि फंक्शनल हैलुसिनेशन है. ओके, व्हाइट लाइट देखते ही उसको भगवान दिखने लगते हैं. या मान लीजिए पेशेंट कहता है, जैसे ही मुझे ये हूटर की आवाज सुनाई देती है, या अलार्म की आवाज सुनाई देती है, घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मुझसे बात करने लगता है. तो सेम सेंसरी मोडालिटी. फ्लाइट ऑफ आइडियाज. नाउ फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बारे में हमने बात करी थी, और सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये मेनिया में देखने को मिलता है. होता क्या है, मेनिया में पेशेंट जो है, प्रेशर ऑफ स्पीच उसकी इतनी बढ़ जाती है, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो जाते हैं, पेशेंट एक्सट्रीम एक्सेसिव टॉकेटिव हो जाता है. कनेक्शन बिटवीन सक्सेसिव थॉट्स अकर बिकॉज ऑफ राइमिंग, एंड दिस राइमिंग इज नथिंग एल्स, it is clang association. I hope you remember, just now we discussed this. As you can see the example,
I live to sing, ping, ming, like this. So this is flight of ideas seen in mania. Hallucinations. Now, what is hallucinations? False perception in the absence of stimuli. Okay? False perception in the absence of stimuli. Patient स्टिमुलस कुछ नहीं है पर स्टिल पेशेंट क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, जैसे कि ऑडिटरी, विजुअल, टेक्टाइल, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी, दीज आर द टाइप्स। अब आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ, ऑडिटरी इज द मोस्ट कॉमन। ओके, पेशेंट कहेगा कि मुझे कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो हुआ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एक्चुअल में कोई होता नहीं है, कोई उससे बात नहीं कर रहा होता, स्टिल पेशेंट इज लिसनिंग टू दीज वॉइसेस। पेशेंट कह सकता है कि मुझे कुछ वो मेरी जो दादी हैं जो काफी समय पहले नहीं रही थी वो मुझे दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या हुआ, विजुअल हुआ। ऐसे ही टेक्टाइल, पेशेंट कह सकता है कि मुझे लग रहा है मेरे ऊपर कुछ एंट्स हैं जो क्रॉल कर रही हैं, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। गस्टेटरी इज टेस्ट, पेशेंट कह सकता है कि मेरे मुंह में कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है, या फिर कोई खाना है, ये खाने में कुछ अजीब सा टेस्ट है। ऑल्फैक्टरी इज स्मेल, पेशेंट कह सकता है कि कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। नाउ नेक्स्ट इज हिप्नागोगिक एंड हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशंस। ये क्या होते हैं, देखिए। हिप्नागोगिक आप कैसे याद रखोगे, गो से याद रखो, ठीक है। हिप्नागोगिक, दीज हेलुसिनेशंस अकर व्हाइल गोइंग टू स्लीप, जब पेशेंट सोने जाता है उस समय पे हेलुसिनेशंस होना, उनको हिप्नागोगिक कहते हैं। और पेशेंट जब नींद से उठ रहा है उस समय पे हेलुसिनेशंस होने को हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशंस कहते हैं। ओके, नाउ I stands for illusion. Illusion का मतलब है false perception of external stimuli. External stimuli present है, जैसे कि hallucinations में नहीं था, पर illusion में stimuli present है, और क्या है, false perception है। Patient कैनुला उसके हाथ पे लगा हुआ है, पेशेंट को लग रहा है कि ये कैनुला नहीं है, ये कोई बड़ा सा कीड़ा है, वॉर्म है, इसको हटाओ यहां से। ओके, तो ये हुआ इल्यूजन। अच्छा, अब ये दोनों किस में आते हैं, अंडर डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन में आते हैं। किस, क्या बोला मैंने, डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन आपको अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, जो यहाँ पे बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आपने क्या लिखना होगा, आपने एक्सप्लेन करना होगा इल्यूजन को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आपने एक्सप्लेन करना होगा हैलुसिनेशन को विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड टाइप्स। ओके, नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ थिंकिंग या स्लो थिंकिंग। अब बहुत ही ऑब्वियस है, स्लो थिंकिंग मतलब थॉट्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगी, वेरी स्लोली, जैसे कि डिप्रेसिव पेशेंट्स में है। अब थॉट्स धीरे धीरे दिमाग में फ्लो कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो बोलेगा भी स्लो पेस पे, तो इट इज सीन इन डिप्रेसिव पेशेंट्स। इंसाइट, नाउ व्हाट इज इंसाइट? इंसाइट मतलब अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस। अब मेंटली इल पेशेंट्स में इंसाइट कई बार नहीं होती है। आप पेशेंट से पूछोगे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप हॉस्पिटल में क्यों हो, या आपको क्या हुआ है, पेशेंट विल डिनाई कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम नॉट इल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो वो क्या होता है, पेशेंट लैक्स इंसाइट। इंसाइट मतलब व्हेन यू हैव द अवेयरनेस, आपको खुद की अवेयरनेस है। पेशेंट हैज अवेयरनेस ऑफ हिज सिकनेस, पेशेंट को पता है कि हाँ मैं बीमार हूं और मैं दवाई लूंगा, मैं ट्रीटमेंट लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और मुझे दवाई लंबे समय के लिए लेनी होगी। ओके, ये होता है इंसाइट। इसको हम ग्रेड करते हैं 1 to 6। 6 जो होता है दैट इज योर ट्रू इमोशनल इंसाइट। जिस पेशेंट को इंसाइट होती है उसको पता होता है कि हाँ मैं मेंटली इल हूं, पर मैं ट्रीटमेंट लूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा, मुझे ट्रीटमेंट लंबे समय के लिए लेना होगा, क्या क्या चेंजेस मुझे अपने लाइफस्टाइल में करने होंगे, वो सब अगर उसको पता है, दैट इज ट्रू इमोशनल इंसाइट। जे, नाउ जे से हम देख रहे हैं जजमेंट। नाउ व्हाट इज जजमेंट? अगर आप सोच पाते हो, ओके, रिस्पॉन्ड कर पाते हो उस सोच के अकॉर्डिंगली, तो हम कहते हैं कि यू आर एबल टू जज। ओके, अप्रोप्रिएटली आप रिस्पॉन्ड कर गए। जैसे कि पेशेंट के केस में जब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो हम 3 तरीके से जजमेंट को टेस्ट करते हैं, टेस्ट जजमेंट, पर्सनल जजमेंट एंड सोशल जजमेंट। टेस्ट जजमेंट मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन दिया और पेशेंट को पूछा इसका आंसर करने के लिए, पेशेंट को पूछा कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी का वॉलेट मिलता है पड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे?
ये क्या हुआ? टेस्ट जजमेंट हुआ। पर्सनल जजमेंट, आप पेशेंट से पूछते हो चलो अच्छा ठीक है आप डिस्चार्ज हो रहे हो, अब डिस्चार्ज होने के बाद आप क्या करोगे या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। दिस इज पर्सनल जजमेंट। अगर पेशेंट अच्छे से सोच के आपको अप्रोप्रिएटली आंसर दे रहा है तो आप कहोगे कि हाँ पेशेंट इज एबल टू मेक जजमेंट्स। सोशल जजमेंट, कोई इमेजिनरी सोशल सिचुएशन आप देते हो, जैसे कि सोशल सिचुएशंस में दूसरों से बात करना या कैसे रिस्पॉन्ड करोगे आप सोशल सिचुएशंस में, इस तरीके का जजमेंट अगर पेशेंट कर पाता है, रिस्पॉन्ड कर पाता है आपको अच्छे से, तो जजमेंट उसका ठीक है, ओके है। एम, एम का मतलब क्या है? एम से हम बात कर रहे हैं मूड के बारे में। हमने अफेक्ट के बारे में बात करी थी कि वो आउटवर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन है। मूड हमारा इंटरनल इमोशनल स्टेट है। सब्जेक्टिव है, ये आपको बताना पड़ता है कि मेरा मूड कैसा है, आपका मूड कैसा है, वो देख के पता नहीं चलता है। ओके। सस्टेन्ड है, लंबे समय तक रहता है, जैसे कि अफेक्ट शॉर्ट लिव्ड है पर मूड आपका सस्टेन्ड है। मूड क्या करता है? इट इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। अगर आपका मूड इस समय पे बहुत अच्छा है तो आपको आसपास की सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, आपको खूब मजा आएगा, आपको कोई बोरिंग सा जोक भी होगा ना उस पे भी खूब हंसी आएगी। पर अगर आपका मूड खराब है, अगर आपका मूड खराब है तो आपको सब पे सारी चीजें अपने आसपास आपको कलरलेस लगेंगी, सब बोरिंग लगेगा, किसी चीज में मजा नहीं आएगा। तो हमारा मूड क्या करता है? हमारे एक्सटर्नल, हमारे आसपास के वर्ल्ड के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम अच्छे मूड में हैं तो सब अच्छा है, अगर हम खराब मूड में हैं तो सब खराब है। लेबाइल मूड क्या है? लेबाइल इज, एक पल में पेशेंट हंस रहा है, दूसरे सेकंड पेशेंट रो रहा है, तीसरे सेकंड पेशेंट एंगर दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंट वेरिएशंस इन मूड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रीजन। एज सच कोई रीजन नहीं है पर स्टिल पेशेंट के मूड में बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशंस हो रहे हैं, लेबाइल मूड। मेमोरी, जब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं हम पेशेंट की मेमोरी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? 3 तरीके से पेशेंट की मेमोरी चेक करते हैं। इमीडिएट मेमोरी, आपने पेशेंट को 3 शब्द बोले और बोला कि इन्हें याद रखो, उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद आपने बोला कि वो 3 शब्द रिपीट करो, अगर कर लेता है तो पेशेंट की इमीडिएट मेमोरी अच्छी है। रिसेंट मेमोरी, लास्ट 24 आवर्स में आपने क्या क्या किया, अगर आप याद कर पाते हैं दैट मीन्स योर इमीडिएट सॉरी रिसेंट मेमोरी इज गुड। रिमोट मेमोरी मतलब कुछ सालों के पहले अगर आपको कुछ याद करना है कि आपका आपकी फेवरेट टीचर कौन थी, या आपकी बर्थ डेट क्या है, या फिर आपके बच्चों की बर्थ डेट क्या है, लाइक दैट, दिस इज योर रिमोट मेमोरी। नेक्स्ट कम्स एन, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म, नियो मतलब न्यू। ओके, तो पेशेंट यहाँ पे क्या करता है? नए वर्ड्स बना लेता है, किसी भी चीज के लिए नए वर्ड्स बना लेता है, उसी नाम से उस चीज को बुलाता है, बोलता है, और उसका मतलब सिर्फ पेशेंट को पता होता है। जैसे कि पेशेंट कॉलिंग हुतुतुप टू फूड, खाना उसके सामने है, उसको कुछ भी नाम दे दे रहा है, ठीक है, और वो उसको उसी नाम से बुलाएगा। उस नाम का ऐसा देखिए कोई मतलब नहीं है, नया वर्ड पेशेंट ने इन्वेंट कर दिया है, दिस इज नियोलॉजिज्म। नेगेटिव सिम्टम्स, अब शुरुआत में मैंने आपको नेगेटिव सिम्टम बताया था, उस समय मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, पर अब हम इसको समझेंगे नेगेटिव सिम्टम्स क्या है। देखिए नेगेटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं। एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, बीमारी होने के बाद कोई नॉर्मल बिहेवियर पेशेंट की एब्सेंट हो गया है, उसको हम नेगेटिव सिम्टम कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन, एपैथी, एनहेडोनिया, एलॉजिया एटसेट्रा। ओके, एवोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं, मन ना करना किसी काम को करने का, तो दैट इज क्या है? नॉर्मल बिहेवियर एब्सेंट होता जा रहा है, दीज आर नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट कम्स ओ, एंड दिस इज ऑब्सेशन। ये हमने डिस्कस कर लिया। कंपल्शन डिस्कस जब हमने किया। ऑब्सेशन क्या होता है? रिपीटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स दैट आर डिस्टर्बिंग, बार बार पेशेंट यही सोचता रहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेशन क्या होता है? एंजाइटी बिल्डअप होने लगती है। इस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए पेशेंट क्या करता है? कंपल्शन करता है, मेंटल एक्ट्स करता है या फिजिकल एक्ट्स करता है। अब अगर पेशेंट डर्ट ऑन हैंड से ऑब्सेस्ड है, व्हाट ही विल डू? ही विल डू हैंड वॉशिंग।
रिपीटेडली हैंड वॉशिंग। ओके, तो ये कंपल्शन हुआ, पर ये जो थॉट्स हैं ये ऑब्सेशन हुए। ओके, नेक्स्ट कम्स पी, परसिवरेशन। नाउ हम कहते हैं कई बार कि परसिवरेशन होना चाहिए हमारी लाइफ में जब हम कुछ पाना चाहते हैं, पर अगर हम साइकेट्रिक में बात करें या मेंटली इल पेशेंट्स में बात करें, रेपिटेशन ऑफ सेम रिस्पॉन्स ओवर एंड ओवर अगेन, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहना जबकि उसका कोई मतलब भी नहीं रह गया है। आप पेशेंट के पास हैं, आपने पूछा कि अभी मौसम कैसा हो रहा है, पेशेंट ने बोला इट इज रेनिंग, आप पूछ के आगे चले गए, पर पेशेंट बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा है, इट इज रेनिंग। या आपने पेशेंट से पूछा कि अच्छा आपको कैसा लग रहा है, पहला सवाल आपने पूछा कि आज मौसम कैसा हो रहा है, पेशेंट ने बोला इट इज रेनिंग। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, पेशेंट ने बोला इट इज रेनिंग। आपने पूछा कि आपने कुछ खाया, पेशेंट ने बोला इट इज रेनिंग। तो पेशेंट क्या कर रहा है, रिपीटिंग सेम रिस्पॉन्स ओवर एंड ओवर अगेन, जबकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। दिस इज परसिवरेशन। नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव सिम्टम्स। स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, पॉजिटिव रह गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। बीमारी होने के बाद आफ्टर डिजीज क्या हुआ, पेशेंट में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिले, जैसे कि डिल्यूजन्स एंड हैलुसिनेशंस। दीज आर एबनॉर्मल बिहेवियर। ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। आपको याद रखना है क्या मैंने बताया है, स्किज़ोफ्रेनिया। फाइन, ओके। रिफ्लेक्स हैलुसिनेशंस, जैसे हमने फंक्शनल डिस्कस किया था वैसे ही रिफ्लेक्स हैलुसिनेशंस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूसेस हैलुसिनेशंस इन अनदर सेंसरी मोडालिटी। पेशेंट ने बोला कि जब भी मुझे वाइट लाइट दिखती है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पेशेंट ने बोला जब भी मुझे वाइट लाइट दिखती है, आई और गॉड स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी। ओके, यहाँ पे क्या है, पेशेंट ने बोला जैसे ही मुझे व्हाइट लाइट दिखती है वैसे ही मुझे भगवान की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो ये क्या हुआ, सी मतलब विजन, एक सेंसरी मोडालिटी। हैलुसिनेशंस कहाँ हुए, ऑडिटरी, सुनने लगा उसको, आवाजें आने लगी। ओके, दैट इज रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन। स्टीरियोटाइप, repetition of odd purposeless movements। पेशेंट अगर पर्पसलेस मूवमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहा है तो हम कहेंगे कि क्या है, स्टीरियोटाइप है। रिपीटेडली डूइंग हैंड फ्लिपिंग मूवमेंट्स। नेक्स्ट है स्टूपर। हम कहते हैं पेशेंट स्टूपर में है या स्टूपर है, पेशेंट स्टूपरस है। व्हाट डज दैट मीन, एकाइनेसिस, कोई मूवमेंट नहीं है, एक्सट्रीम इमोबिलिटी। पेशेंट एक कॉर्नर पे बैठा है, अपने बेड पे बैठा है, बैठा ही रहेगा, घंटों बैठा रहेगा। एकाइनेसिस, नो मूवमेंट। ओके, next comes somatic passivity. Somatic is related to our body and passivity मतलब which is not passive, indirect way में। अब होता क्या है, patient experiences somatic hallucinations and believes that some external force is causing them। Example देख लेते हैं क्या लिखा है। पेशेंट कह रहा है कि उसको दर्द हो रहा है उसके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, पर ये कौन कर रहा है, ये एलियंस कर रहे हैं। ओके, पेशेंट को कुछ हैलुसिनेशंस हो रहे हैं और पेशेंट कह रहा है कि ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इनको कॉज कर रही है। मान लीजिए पेशेंट कह सकता है कि मेरी बॉडी पे कुछ कीड़े हैं या कुछ एंड्स हैं या कुछ वॉर्म्स हैं जो क्रॉल कर रहे हैं। ओके, पर ये कौन कॉज कर रहा है, ये एलियंस कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स थॉट एलिनेशन। थॉट एलिनेशन क्या है जान लेते हैं। पेशेंट फील्स दैट हिज थॉट्स कैन बी मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय अदर्स। पेशेंट देखिए, एलियन, एलियन मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या फिर कुछ अलग ही पावर्स होती है उनके पास, है ना। तो थॉट एलिनेशन आपको ऐसे याद रखना है कि पेशेंट को लगता है कि उसके थॉट्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और मैनेज कर रहा है। और थॉट एलिनेशन फिनोमेना में देयर आर थ्री थिंग्स, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्ट। नाउ थॉट इंसर्शन क्या है, पेशेंट को लगता है कि कोई और उसके दिमाग में थॉट्स इंसर्ट कर रहा है,
व्हाट डज दैट मीन? ऐसा हो सकता है कि पेशेंट आपसे कहे कि सिस्टर, मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मैं अभी उठूं और इस वार्ड से बाहर निकल के चले जाऊं, पर ये मेरे थॉट्स नहीं है, कोई और है जो इन थॉट्स को मेरे दिमाग में इंसर्ट कर रहा है। ओके, दिस इज थॉट इंसर्शन। थॉट विड्रॉल, पेशेंट कह सकता है कि मेरे थॉट्स कोई चुरा रहा है। बोलते बोलते पेशेंट रुक गया और पेशेंट कह रहा है कि देखा, मेरे दिमाग से किसी ने थॉट्स चुरा लिए ना। थॉट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब पेशेंट कह रहा है कि मेरे दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं वो दूसरों को पता चल जाते हैं। पेशेंट कह रहा है कि देखो, मैंने अभी सोचा था कि वो जो सामने जो है जो मेरा जो मील है, जो मेरे खाने की प्लेट है, मैंने अभी सोचा था कि मैं जाके उसको उठाकर लेकर आऊं। मैंने अभी सोचा ही था, इतने में ये जो मेरा साथ वाला पेशेंट है ये अपने खाने की प्लेट उठाने चला गया, क्योंकि इसको पता चल गया कि मेरे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। सो थॉट ब्रॉडकास्ट, पेशेंट को लगता है कि दूसरे लोगों को उसके दिमाग के थॉट्स पता चल जाते हैं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, थॉट ब्लॉक, सडन स्टॉपेज और गैप इन द फ्लो ऑफ थॉट्स। पेशेंट बोलते बोलते रुक जाएगा और उसको हम कहते हैं थॉट ब्लॉक हो जाना। टेंजेंशियलिटी, हमने सर्कमस्टेंशियलिटी डिस्कस किया था, वैसे ही टेंजेंशियलिटी है। यहाँ पे जो मेन आंसर है, पेशेंट उस आंसर को नहीं देगा। सर्कमस्टेंशियलिटी में पेशेंट अननेसेसरी डिटेल्स देने के बाद अपने आंसर पे पहुंच जाता है। नाउ पेशेंट कीप्स ऑन टॉकिंग सम और द अदर थिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा, आपने पूछा हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, पेशेंट ने बोलना बोलना शुरू किया, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट दैट इज मोस्ट लव्ड बाय ऑल, किड्स आल्सो एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब पेशेंट जो है ऐसे ही अननेसेसरी बातें बोलता रहेगा रिलेटेड टू द टॉपिक, पर आंसर पे नहीं आएगा जो आंसर है। दैट इज टेंडेंशियलिटी। Next comes waxy flexibility. What does this mean? Patient shows resistance like wax when examiner bends his hand or does any kind of movement. देखिए होता क्या है, यहाँ पे क्या है, वैक्स की तरह फ्लेक्सिबल है। वैक्स कैसा होता है, इजी टू बेंड होता है, अच्छे से मोल्ड हो जाता है। ओके, तो पेशेंट भी यहाँ पे वैक्स की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता है। अगर पेशेंट ने अपना हाथ ऐसे रेज करके रखा है, ओके, और आप पेशेंट का हाथ को ऐसे नीचे करने लगे, तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आप फील करोगे, वैक्स के जैसे रेजिस्टेंस फील करोगे। और जिस पोजीशन में आप पेशेंट का हाथ छोड़ दोगे या कोई पोस्चर बना दोगे, वो वैसे ही रहेगा। दिस इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। मैंने कोशिश की है जितनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसमें ला सकूं उतनी लेकर आई हूं आपके लिए। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो, आई होप you understood what I wanted to say. Thanks for watching.